अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहब चावला राइट एट योर सर्विस और मैं आपको बताने लगी हूँ इजी लफ्ज़ों में 2 बातें मेन कि आर्थराइटिस में आपको कौन से खाने अपनी ज़िंदगी से रिमूव करने हैं तो आधा मसला हल हो जाएगा और दर्द की गोलियाँ लेने का फ़ायदा क्यों नहीं होता और इन द लॉन्ग रन वो काम करना क्यों बंद कर देती है और उसकी जगह आपको क्या लेना चाहिए। देखिए जी, आर्थराइटिस सारे आर्थराइटिस का एक इलाज नहीं होता। मेन बहुत टाइप्स हैं पे बात एक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो कि वक़्त के साथ-साथ जो आपका कार्टिलेज है वो वीक हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है किसी ट्रॉमा की वज़ह से, वियर एंड टियर की वज़ह से, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। एक वो आर्थराइटिस होता है, ठीक है? हर जो वजह इलाज भी डिफरेंट होता है, कुछ चीज़ें कॉमन है अलबत्ता। एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और सोराइटिक आर्थराइटिस है जो कि टोटली ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, यानी उसमें आपके पास लीकी गट है ही है। यानी जितने भी आपने लीकी गट में खाने अवॉइड करने हैं उतने ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोराइटिक आर्थराइटिस वालों ने अवॉइड करने हैं। बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट है जिसकी वजह से बॉडी में एक जनरलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। फिर आपके पास गाउटी आर्थराइटिस आ गया जिसमें आपको यूरिक एसिड लेवल्स कंट्रोल करने हैं क्योंकि वो जिस्म में यूरिक एसिड के ज़्यादा होने की वजह से जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं और आपको आर्थराइटिस हो रहा है, ठीक है? फिर फाइब्रोमाइल्जिया आ गया जो कि नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर की क्लासिफिकेशन में आता है बट इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्थराइटिस एज़ वेल क्योंकि एक जनरलाइज्ड डिसऑर्डर है जिसमें आपके पास मसल सोरनेस है, मसल्स में फटीग है, टेंडरनेस है, जॉइंट पेन है। तो उसको भी हम आर्थराइटिस की कंडीशन में करेंगे। वजह बेशक डिफरेंट है और उसकी वजह से इनके डाइट चार्ट्स भी डिफरेंट होते हैं लेकिन जो चीज़ कॉमन है बहुत ज़्यादा वो क्या है? इन्फ्लेमेशन तो है ना, सोज़िश तो है ना, टेंडरनेस तो है ना, दर्द तो है ना, तो वो सारी चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन, सोज़िश, टेंडरनेस और दर्द करती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आपने कम करनी है। और इसके साथ-साथ रूमेटॉइड और सोराइटिक आर्थराइटिस में वो ही सारे खाने जो आप आईबीडी, आईबीएस के पेशेंट्स निकालते हैं, इस केस में भी निकाल लें क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास लीकी गट है। तो आपने ग्लूटेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और सोराइटिक आर्थराइटिस बल्कि बाकी सारे वालों को भी मैं कहूँगी जितने भी टाइप ऑफ आर्थराइटिस है अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ग्लूटेन कोई ज़हर नहीं है, ठीक है? लेकिन लीकी गट वालों के लिए ये वाक़ई एक प्रॉब्लम है क्योंकि ग्लूटेन प्रोटीन का साइज़ बड़ा होता है यानी व्हीट, बार्ले, राय आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है और वो आंतों के सेल से निकल के ट्रैवल करके ब्लड स्ट्रीम में जाके एक बंदा जिसको ऑलरेडी ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है उसका इम्यून सिस्टम अपने अगेंस्ट है डेफिनिटली मसला क्रिएट करेगा। आधा मसला तो आपका सोज़िश, दर्द और वो जो गोडों के ऊपर रेड-रेड हुआ होता है जब सुबह उठते हैं वो ग्लूटेन और एनिमल डेयरी निकालने से ही हो जाएगा क्योंकि एनिमल डेयरी की केज़ीन प्रोटीन भी गट से लीक करके यही करती है। तो रूमेटॉइड और सोराइटिक आर्थराइटिस वालों ने ग्लूटेन और एनिमल डेयरी बिल्कुल निकाल देना है, ठीक है? उसकी जगह आप दूसरे ग्रेन्स इस्तेमाल करें और आप प्लांट बेस्ड यूज़ करें, ओट मिल्क यूज़ करें, कोकोनट मिल्क यूज़ करें, आलमंड मिल्क यूज़ करें या ना यूज़ करें। ज़रूर आपने यूज़ करना है, आप मत यूज़ करें। आप फर्मेंटेड ग्रीक योगर्ट यूज़ करें, आप फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करें, अच्छी बात है बल्कि उसमें आपके पास इन्फ्लेमेशन कम करने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरी चीज़ वेजिटेबल ऑयल्स और ट्रांस फैट्स, ठीक है? ये जो सनफ्लावर ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल ये सारे जो है ना आपके पास इनको जब आप हीट करते हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन से मुराद है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बड़े खतरनाक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, रैंसिड हो जाते हैं। बॉडी में जाके सबसे पहला जो रिएक्शन करते हैं वो सोजिश वाला करते हैं। तो आप देसी घी, ऑलिव ऑयल, नारियल का तेल बस यही 3 ऑप्शंस हैं आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ आपके पास आईटीएफएस, इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स, ये जो आपके पास ब्रेड और पेस्ट्रीज़ और पफ पेस्ट्रीज़ ऐसे फूलती हैं ना, ये ट्रांस फैट्स की वज़ह से फूलती हैं, वेजिटेबल ऑयल्स की वज़ह से फूलती हैं, मार्जरीन वग़ैरह ये सब कुछ। तो ये वही जाके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करते हैं, इन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा। सोडाज़, मीठे प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम्स, बिस्किट्स, निम्कोज़, इंसुलिन स्पाइक देते हैं। इंसुलिन स्पाइक आपके पास बॉडी में जनरलाइज़्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन जो है उसको एग्रीवेट करती है, सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अब आते हैं टेक्निकल बायोकेमिस्ट्री की बात की तरफ और दर्द की गोलियों वाली बात की तरफ कि वो आपको क्यों नहीं लेनी चाहिए। होता क्या है हमारे पास दर्द की गोलियों में सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि थोड़ी देर के लिए आपका दर्द चला जाता है और 15-20 साल आप दर्द की गोलियाँ लेते रहते हैं आर्थराइटिस के साथ और आपको लगता है आपके आर्थराइटिस का इलाज हो रहा है, उसके बाद वो गोलियाँ असर करना वो भी छोड़ देती हैं। क्यों छोड़ देती हैं आपको मैं ये भी बताऊँगी। देखिए जी, आपके पास बॉडी में जब भी कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होके 2 काम करता है। सबसे पहले वो उस जगह पे व्हाइट ब्लड सेल्स बनाता है ताकि वो वहाँ पे इन्फेक्शन को कंट्रोल करे। दूसरा काम, अगर आपके पास कोई चोट लगी है, स्कार लगी है, तो जो स्कार की प्रोटीन होती है, वो इनसॉल्युबल प्रोटीन होती है जिसको फाइब्रिन कहते हैं, जो आपके पास वुंड्स वगैरह में भी होती है। ये फाइब्रिन एक नेट की तरह, मेश की तरह होता है, स्पाइडर के छाते की तरह, और ये छाते की तरह इसलिए होता है ताकि वहाँ पे ये रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को इकट्ठा कर सके ताकि वहाँ पे ब्लड क्लॉट बन सके और हीलिंग का प्रोसेस जनरेट हो सके। अब जब आपकी हीलिंग हो गई, आपको जो भी इंजरी थी, ये छाता जो है ये टूट जाता है, बिखर जाता है, खत्म हो जाता है और सारी चीज़ें अपनी-अपनी जगह पे चली जाती हैं। अब क्योंकि आपके पास आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन और ख़ास करके वो लोग जो अपने आप को बाहर से इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस दे ही जा रहे हैं
ये छाता नहीं टूटता। ये फाइब्रिन इकट्ठा होता जाता है कनेक्टिव टिश्यूज़ में, जॉइंट्स में और जब ये इकट्ठा होता जाता है तो ये आपके पास मज़ीद प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह कि आपके पास क्योंकि ब्लड वेसल्स में भी इकट्ठा होता है, ब्लड फ्लो को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है। अब आपके पास ब्लड वेसल से ब्लड में क्या जाता है? ऑक्सीजन जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं डिफरेंट जगहों पे ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकें, वहाँ पे जो चीज़ कैरी करनी है उसको लेके जा सकें, तो ये उसकी ट्रैवलिंग को भी रोकता है। तो आपके पास आर्थराइटिस के साथ एक और प्रॉब्लम जो पॉकेट में आती है वो आपके पास आती है ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक। वो कैसे? आप जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ठीक तरह ट्रैवल नहीं कर पाते हैं तो दिल को ज़ोर-ज़ोर से ब्लड पंप करना पड़ता है। उसकी वजह से आपके पास ब्लड प्रेशर ब्लड वेसल वॉल्स में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट को खुदा न खास्ता स्ट्रोक का भी चांस होता है। अब आप पेन किलर दवाइयाँ तो शुरू में खाते रहते हैं, जब फाइब्रिन का जो नेटवर्क है वो जॉइंट और कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है, तब वो भी आपके पास असर करना शुरू छोड़ देती हैं। अब आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें? तो हमने आर्थराइटिस को असल में किस तरह ट्रीट करना है? हमने आर्थराइटिस को असल में ट्रीट करना है 2 चीज़ों से, बॉडी से स्टिमुलस निकाल के, वो खाने निकाल के ताकि इन्फ्लेमेशन सिग्नल हम देना छोड़ दें, सही खाने इंक्लूड करके, और दूसरी चीज़ फाइब्रिन नेटवर्क को तोड़ के। फाइब्रिन नेटवर्क, क्योंकि फाइब्रिन एक प्रोटीन है, उसको क्या तोड़ेगा? उसको प्रोटियोलिटिक एंजाइम तोड़ेंगे। वो एंजाइम जो आपके पास प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे, इस मेशवर्क को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि वो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इकट्ठा ना हो। ये आप डाइट से भी ले सकते हैं या आप सप्लीमेंट से भी ले सकते हैं। हाँ, हमारा पैंक्रियाज़ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स बनाता है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद नेचुरली, चाहे आपको कोई डिज़ीज़ नहीं भी है, वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हैं वो बनना कम हो जाते हैं। तो वैसे भी इन जनरल केसेस भी मैं लोगों को कहती हूँ 40 के बाद, क्योंकि आपके स्टमक में एसिड भी बनना बंद हो जाता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी बनना बंद हो जाते हैं, तो बाहर से लेने में कोई कबाहत नहीं है, आप बाहर से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आर्थराइटिस से डायग्नोज़ हो गए और किसी भी तरह के आर्थराइटिस से डायग्नोज़ हो गए हैं, प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आपकी डाइट में वन्स या ट्वाइस, डिपेंडिंग ऑन आपका केस कैसा है, अपने डॉक्टर, अपने हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करके, दिन में 1 न्यूट्रिशनिस्ट भी वो जिसको समझ आती हो बायोमेडिसिन की, 1 या 2 आपने इंक्लूडेड रखने हैं। अब जब ये फाइब्रिन का मेशवर्क इकट्ठा नहीं होगा ना, आप कि ब्लड फ्लो जो है ब्लड वेसल वॉल से वो इफेक्ट नहीं होगी, आप दिल के मरीज़ नहीं बनेंगे, आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं बनेंगे, आप स्ट्रोक के मरीज़ नहीं बनेंगे, आपकी उन जगहों पे फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप उस तरह के खानों का स्टिमुलस भी नहीं ले रहे होंगे, आप अपने सप्लीमेंट्स भी ले रहे होंगे। सप्लीमेंट्स के अलावा किन चीज़ों में इंक्लूडेड है? मेरे फेवरेट सप्लीमेंट्स इसके कौन से हैं? ब्रोमेलिन और पेपेन। ब्रोमेलिन आपके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम है पाइनएप्पल का, और पेपेन पपीते का प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, और पपीते को तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहा था फ्रूट ऑफ द हेवंस। ये तो मैं अपने गट के पेशेंट्स को भी देती हूँ, कॉन्स्टिपेशन खुलने में ये कमाल है। आपके पास शदीद एंटी इन्फ्लेमेटरी है, डाइट पे आप वैसे ही अनानास और पपीता इंक्लूड रखें, और अगर नहीं कर सकते तो बहुत ज़बरदस्त इसके सप्लीमेंट्स कॉन्सेंट्रेट्स मिलते हैं, पेपेन और ब्रोमेलिन। ये आपको हर हाल में अपनी लाइफ में इंक्लूड रखें। इसके अलावा कीवी में ये मौजूद होता है, कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मौजूद होता है, जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये मौजूद होता है। यकीन रखें कि अल्लाह ताला ने दुनिया में जो भी बीमारी उतारी है उसका इलाज भी उतारा है, और इलाज के लिए मैं हमेशा कहती हूँ जितने डूज़ इंपॉर्टेंट है उतने डोंट्स इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं अपनी हर वीडियो में हमेशा डूज़ और डोंट्स दोनों की बात करती हूँ, यानी जितनी वो चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपने पिक करनी है इलाज के लिए, अगर आप साथ वो चीज़ें करते जाएंगे ना जो नहीं करनी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन। इसके साथ इसकी ट्रीटमेंट की और भी बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं, जैसे फाइब्रोमाइल्जिया में आपके पास कुछ फिजियोथेरेपी सेशन ज़रूरी हैं, एक्यूपंक्चर सेशन ज़रूरी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैं सिर्फ 3 चीज़ों पर फोकस करना चाह रही थी, डोंट्स पर, और ये कि पेन किलर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए, और तीसरी चीज़ पर कि आपके पास अगर आप आर्थराइटिस को ईज़िली लेंगे तो वो दिल की बीमारी से किस तरह कनेक्टेड है। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।